ओके बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। हम पढ़ चुके हैं रेडिएशन का, हम ड्यूअल नेचर पढ़ चुके हैं। रेडिएशन का वेव नेचर तो हम जानते ही थे पहले से ही। वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था, डाइफ्रैक्शन में पढ़ा था, इंटरफेरेंस में पढ़ा था, पोलराइजेशन में पढ़ा था। हम रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी जान चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूरा हमने यही पढ़ा है। ठीक है, अब आता है मैटर का ड्यूअल नेचर। मैटर का पार्टिकल नेचर तो है ही है, वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोलिजन पढ़ रहे हैं हम, जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, पूरी मैकेनिक्स हमने मैटर का पार्टिकल नेचर ही तो पढ़ा है। अब नेचर्स लव सिमेट्री, डी ब्रोगली ने कहा कि नेचर्स लव सिमेट्री। क्या बोला? नेचर लव्स सिमेट्री। तो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि सिमेट्री है, नेचर को सिमेट्री पसंद है। तो अगर हर रेडिएशन के पास दो नेचर हैं, वेव और पार्टिकल, अगर ऐसा है, ये बात हो चुकी थी प्रूफ, तो हर मैटर के पास भी दो नेचर होंगे। पार्टिकल तो होता ही है, साथ साथ वेव नेचर भी होगा। ऐसा डी ब्रोगली ने बोला। ऐसा किसने बोला? डी ब्रोगली ने बोला। ठीक है, एक हाइपोथेसिस दी कि ऐसा होगा। आगे जाके वो प्रूव किया डेविसन जर्मर ने। ठीक है ना, डी ब्रोगली ने सिर्फ लिख दिया था। अब डी ब्रोगली के सामने काफी बातें खड़ी हो गई कि अगर ठीक है, मैटर के पास वेव नेचर है, इफ अगर ऐसा है तो मैटर के पास वेवलेंथ भी है, मैटर के पास वेवलेंथ भी है, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो वो डिफाइन करा उन्होंने मोमेंटम ऑफ मैटर। कैसे डिफाइन करा? h बाय लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। दिस इज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ऐसे डिफाइन करा जैसे फोटोन की डिफाइन थी, मैटर वेव। और p क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। मैटर के पास मास होगा और वेलोसिटी होगी। मैटर के पास क्या होगा? मास होगा और वेलोसिटी होगी। ठीक है, ऐसे डिफाइन किया गया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव की वेवलेंथ कैसे डिफाइन की गई? h बाई पी, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यानी h बाय मास इनटू वेलोसिटी। सिंपल यार, मास इनटू सिंपल वेलोसिटी। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग उसके पास वेवलेंथ कितनी है? रेस्ट पे है तो वेलोसिटी उसकी जीरो है। वेलोसिटी उसकी जीरो है, समथिंग अपॉन जीरो इज व्हाट टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यानी उसकी वेवलेंथ कितनी है? इनफाइनाइट है। कितनी वेवलेंथ है बेटा? इनफाइनाइट। पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं सिंपल देखूं कि मैंने अगर 200 ग्राम की बॉल है, 200 ग्राम की बॉल को प्रोजेक्ट किया कितने की स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसके साथ कितनी वेवलेंथ जुड़ रही है? वेवलेंथ तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन वेवलेंथ, मास 200 अपॉन 1000 इंटू वेलोसिटी 30। 1 2 3 1 2 3 6, तो लगभग 10 की पावर माइनस 34। निग्लिजिबल, तो कोई वेवलेंथ नहीं जुड़ रही। निग्लिजिबल वेवलेंथ क्या आएगा बेटा? निग्लिजिबल वेवलेंथ आएगी। समझ में आई? तो हम जो, जैसे हमारा ये बॉल है, हम बॉल को फेंकते हैं तो उसके जो वेवलेंथ जुड़ती है वो निग्लिजिबल होती है। और अगर बॉल रेस्ट पे है तो उसके जो वेवलेंथ जुड़ती है वो इनफाइनाइट होती है। वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। हमें दोनों बातें ही पता होनी चाहिए। ठीक है ना, पक्की बात है। तो वेवलेंथ निकाली गई, किसकी निकाली गई? लेकिन इलेक्ट्रॉन की। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, छोटे पार्टिकल की वेवलेंथ निकालेगी इलेक्ट्रॉन। देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लिखी गई। तो क्या आया? h अपॉन mv, h अपॉन व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। बोलो कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है बेटा, सही है एकदम। बोलो, अब हमने क्या करा? मान लो v पोटेंशियल डिफरेंस से इसको लगाया। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को मैंने v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया। ठीक है ना, v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? ये वेलोसिटी है v, ये वेलोसिटी है v, है ना। v हम वेलोसिटी वाला ऐसे लिख लेते हैं। इसको v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया। ठीक है ना,
तो आप सब जानते हैं कि मोमेंटम होता है p²/2m होता है काइनेटिक एनर्जी, सही है। और कितनी काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस ने कितना वर्क डन कराया, E/V, तो P कितना आ गया, √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। जब डालेंगे मोमेंटम की जगह तो आएगा H/√2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये आएगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना आएगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम डाल के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग, ठीक है ना, ये समथिंग अपॉन √V आएगा, और इसको बोलेंगे 12.27, और ये एंगस्ट्रॉम में ध्यान रखना होगा मुझे, 12.27 और किसमें, एंगस्ट्रॉम में। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वेवलेंथ आ गई। ये सारा सॉल्व करके मास इलेक्ट्रॉन का डाल दिया, मास इलेक्ट्रॉन का डाल दिया, बोलो 9.1 10⁻31, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 टू H 6.6 इंटू 10⁻34। जब सारा सॉल्व कर लिया तो सॉल्व करके आ गया 12.27 अपॉन √V, लेकिन किसमें, एंगस्ट्रॉम में। इस बात का ध्यान रखना। वेवलेंथ आ गई इलेक्ट्रॉन की, किसकी वेवलेंथ आ गई, इलेक्ट्रॉन की। अगर प्रोटॉन की निकालनी होती तो क्या करते, प्रोटॉन की लिखते। तो वेवलेंथ प्रोटॉन की कितनी आती, या अल्फा पार्टिकल की कितनी आती, जब प्रोटॉन की लिखते H/2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज प्रोटॉन का तो E होता है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस को सॉल्व कर लेते। बोलो इसको क्या कर लेते हैं हम, सॉल्व कर लेते। अल्फा पार्टिकल होता तो चार्ज भी पता था, मास भी पता था, वो भी डाल देते, अल्फा पार्टिकल के लिए भी आया था। बोलो सही है एकदम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक बेटा नहीं है, ठीक है। होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की या अल्फा पार्टिकल की कैसे निकलती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती क्या है, डी ब्रोगली मोमेंटम क्या है, और डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम अगर थ्योरी में लिखना चाहते हो आप तो लिख सकते हो, लिखो according to de Broglie, a moving material particle sometimes act as a wave, and the wave associated with moving material particle is called matter wave, whose wavelength is equal to ratio of Planck's constant to momentum of material particle, equal to ratio of Planck's constant to momentum of material particle, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। इस थोड़ा सा और समझाता हूँ, चलो मैं इसमें आपको एक रिलेशन और समझाता हूँ, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हैं रिलेटिविस्टिक इक्वेशन सभी बच्चे जानते हैं क्या होती है, मास चेंज होता है, होती है m = m0 /(1 - v²/c²), ठीक है। मैंने करा दोनों तरफ स्केलिंग कर दी, कितना आ गया बेटा, ये आ गया m² 1 - v²/c² = m0²। ये आ गया कि नहीं आ गया, बोलो सही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने क्या करा बेटा, इस दोनों तरफ c⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, c⁴ और c⁴, ठीक है। आप जानते हैं किसी भी मैटर के पास जो एनर्जी होती है वो mc² होती है। अगर उसका मास m है तो उसका एनर्जी कितनी होती है बेटा, mc², सही है, पक्का। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो कितना आ गया है बेटा, ये आ गया m² c⁴ माइनस कितना आ गया m² v² और आ गया c², है ना, और ये आ गया m0² c⁴, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास, यहाँ पर सॉल्व करके आ गया ये, देखो ध्यान से,
एम स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एनर्जी का स्क्वायर, टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर होती है ना। ये क्या लिखा हुआ है, रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर, बोलो, प्लस एम वी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। इस रिलेशन को ध्यान रखना, बोलो, इस रिलेशन को हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है, पक्का पक्का। एम नॉट इज रेस्ट मास, एम नॉट इज व्हाट, रेस्ट मास। एम नॉट क्या होता है बेटा, रेस्ट मास। अगर हम फोटोन के लिए बात करें, फॉर फोटोन, तो फोटोन के लिए रेस्ट मास 0 होता है, एम नॉट की वैल्यू होती है 0। अगर एम नॉट की वैल्यू 0 होती है तो ई की वैल्यू होती है पी सी, तो ई होता है, ई क्या होता है, पी सी, ठीक है ना। तो पी होता है ई बाई सी, तो ई कितना होता है, एच सी बाय लैम्डा, और सी, तो यहीं से ही आता है मोमेंटम ऑफ फोटोन, एच बाय लैम्डा, यहीं से ही आता है मोमेंटम ऑफ फोटोन, एच बाय लैम्डा। ये फोटोन का जब रेस्ट मास 0 लेते हैं हम, फोटोन का क्या लेते हैं हम, रेस्ट मास इक्वल टू 0। बोलो, समझ में आई आपको चीजें। दिस इज ऑल्सो, ये भी रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और ये भी रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, यानी रेस्ट मास की एनर्जी का स्क्वायर, है ना। ये एम सी स्क्वायर है, टोटल एनर्जी का स्क्वायर जो भी होगी मास की, और जब उसका रेस्ट मास एम नॉट होगा तो एनर्जी कितनी होगी, एम नॉट स्क्वायर सी, एम नॉट सी स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करूंगा तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। पी इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एम वी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। रेडिएशन तो हम पहले ही पढ़ चुके थे।